हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जनाब अदालत फैसला सुनाएगी कि उनकी जो नाअहली है वो ताहयात है, 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है या 1 साल के लिए है। मैं ज़रा इस पे जानना चाहूँगा, राय लेना चाहूँगा। और अगर ये फैसला है कि कोई एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि उनकी नाअहली मियां नवाज का क्या असर पड़ सकता है। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब मुस्लिम लीग नून से, नादिर गबोल साहब, नबील गबोल साहब के साहबजादे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। मैं जानना चाहूँगा कि ये केस जो है, ये जो चलने जा रहा है, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ पे स्टैंड करते हैं? कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जिसमें ताहयात उन पे कोई लग सकती है पाबंदी, या मियां साहब का केस इज़ डिफरेंट और जो पुराने केसेस थे दे वर डिफरेंट? जी लेकिन राना बशीर साहब, इसका एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। आर्टिकल 62 और 63 के कॉन्सेप्ट पहले समझना बड़ा जरूरी है जी। 62 जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है कि कौन कौन क्वालिफाइड है मजलिस शुरा या पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए। ठीक जी। और 63 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक। अब डिसक्वालिफिकेशन का मतलब अगर किसी को कोई सजा हो जाती है किसी केस में कोई और तो उसके लिए तो टाइम फ्रेम 63 में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम आईन में मुतय्यन किए हुए हैं। क्वालिफिकेशन क्योंकि कैपेसिटी होती है, वो इलेक्शन से पहले आपको अहल होना चाहिए मजलिस शूरा का रुकन बनने के लिए। इसी तरह जैसे 51F है जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल किया था, सादिक और अमीन अगर कोई नहीं है। अब उसका लॉजिक ये है कि उसमें कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया गया कि ये क्वालिफिकेशन है, अगर आप सादिक अमीन हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप मेंबर, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, बीए की क्वालिफिकेशन हो, तो अगर उसके पास बीए की डिग्री है तो वो अप्लाई करेगा, अगर उसके पास बीए की डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। सिलेक्ट होना तो बात की बात है। इसीलिए जब आइन की मंशा ये थी कि अगर चूंकि ये क्वालिफिकेशन कैपेसिटी का मामला एक शख्स के इलेक्शन लड़ने के लिए, इसमें टाइम फ्रेम देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। एक शख्स सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, तो वो सारी उम्र के लिए नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि 2 साल के लिए तो मैं सादिक अमीन होऊंगा और या 2 साल के लिए मैं सादिक अमीन नहीं रहूंगा और 2 साल बाद अचानक मैं सादिक भी बन जाऊंगा, अमीन भी रहूंगा, ईमान वाला शख्स भी बन जाऊंगा, तकवा भी मेरे अंदर आ जाएगी। तो ये वो लॉजिक था जिस पे पहले फैसले भी बेस्ड हैं और अब भी जो डिस्कशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक शख्स की कैपेसिटी ही नहीं है तो उसके ऊपर टाइम फ्रेम देना जो है वो मेरे ख्याल में जो आइन की मंशा है, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरफीज किया था, वो उसकी बिल्कुल मनाफी चला जाएगा। अच्छा, मेरा एक और मजीद सवाल है बिफोर आई गो टू डॉक्टर रमेश कुमार साहब या मैं नादिर गबोल की तरफ चलूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे समझाइएगा कि अगर कोई फ़ैसला ऐसा आ जाता है कि जिसमें कहा से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहयात उन पे पाबंदी लग जाती है, क्योंकि वो सादिक अमीन आपने जो एग्जांपल दिया एक बार थे और फिर साल बाद सादिक अमीन बन जाएंगे, ये इट्स नॉट पॉसिबल जैसे आप लॉजिक पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर असम्बली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई नज़रसानी कर सकती है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई नज़रसानी कर सकते हैं, या क्या इज़ इट वर्केबल समवेयर जहाँ पे असम्बली इसको अनडू कर सके इस फैसले को, या प्रेसिडेंट करार इस्तेमाल करके इसको अनडू कर सकते हैं अगर फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आता है? जी देखिए, तो कोई जुडिशल पावर उस तरह की नहीं है, लेकिन हाँ, असम्बली अगर आइन में तरमीम करती है और इसमें 62(1)(f में कोई टाइम फ्रेम
एनंसिएट कर देती है, टाइम फ्रेम दे देती है 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन उसके लिए भी असेंबली को उसे ये आईनी तरमीम करनी पड़ेगी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि जिस डेट पे नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, क्योंकि अगर वो आज से अगर ये करती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर गया है, वो हतमी है। लेकिन अगर वो उस डेट से करती है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल फैसला सुनाया था नाअहली का, अगर उस डेट से सुप्रीम कोर्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बैक डेट में आईन करती है तो फिर नेचुरली वही पढ़ा जाएगा। और पार्लियामेंट के पास चूंकि लेजिस्लेटिव इख्तियार है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट तो उस इख्तियार में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। वन मोर क्वेरी, इज इट पॉसिबल कि वो में पार्लियामेंट जो है इस फैसले को अंडू कर सकेगी, या जो चेंजेस करनी है उसमें पिछली तारीखों में उसको अंडू कर सके या चेंजेस ला सके आइन में, कानून में? देखिए, दुनिया में जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, हमें वकालत में तो जब हम पढ़े यही सिखाया जाता था कि रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, बैक डेट लेजिस्लेशन कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती। इवन इंग्लैंड में भी बैक डेट लेजिस्लेशन हुई हैं और उनका मकसद यही होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला तो नहीं देते, लेकिन मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू ही करना है। अगर पार्लियामेंट बैक डेट में पहले इफेक्ट देती है इस अमेंडमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वो मेंशन नहीं भी करते कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू कर रहे हैं, तो नेचुरली वो अंडू हो जाएगा, क्योंकि यही समझा जाएगा कि जिस दिन ये फैसला हुआ उससे पहले आइन में अमेंडमेंट हो गई है। और अगर वो टाइम फ्रेम आ जाता है, वो टाइम फ्रेम जब खत्म होगा तो नेचुरली फिर वापस सादिक और अमीन बन जाएंगे। अच्छा, मसला यहाँ पे आके रुका कि पार्लियामेंट जो है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बरतानिया में भी द ब्रिट्स हैव आल्सो डन दिस, और वो सुप्रीम कोर्ट वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सेकंड में। ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश फौज जब बर्मा से रिट्रीट कर रही थी, तो उन्होंने जो बर्मा शेल के जो पेट्रोल के कुएं थे तेल के, उनको जाते जाते आग लगा दी कि वो जापानी कब्जा ना कर ले। उन्होंने बाद में बर्मा शेल कंपनी ने ब्रिटिश किया डैमेजेस के लिए, तो वो बहुत ज्यादा जो कॉमन लॉ पे चलते बहुत हैवी डैमेजेस थे, तो उनको फैसला भी आ गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डैमेजेस देने के लिए। तो एक रात में पार्लियामेंट बैठी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव से वॉर डैमेजेस एक्ट पास किया, जिसमें डैमेजेस को कम करके बड़ा लिमिट कर दिया था। तो इस तरह वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले को अंडू कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन करके। देखिए, नैप ऑर्डिनेंस रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन से बना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असफंदार वली केस में कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो ये कोई रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इतनी अनहोनी चीज नहीं है, पार्लियामेंट्स करती हैं, और नॉर्मली अक्सर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंडू करने के लिए ही ऐसी तरामीम की जाती है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अगर ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात अगर एक मरतबा फिर कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर देती है एक मरतबा कि दोबारा कि जनाब ये इसलिए ये फैसला ये है कि ताहयात मियां साहब जो है वो नाअहल है, तो इसको पार्लियामेंट जो है बैक डेट में इसको अनडू कर सकती है। यही बात हुई ना जी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी बात नवाज शरीफ की या जहांगीर तरीन की नहीं, वो तो एक आर्टिकल 62 को इंटरप्रेट कर रही है नेचुरल, क्योंकि ये 2000 जो है वो इफेक्ट हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब को भी सुन लिया जाए, और ये अगर इंटरप्रिटेशन आती है इसको अनडू करने का, तो एक ही तरीका है कि पार्लियामेंट इसमें अगर अमेंडमेंट कोई इसमें टाइम फ्रेम है बैरिस्टर साहब के इतने अरसे के अंदर अंदर अनडू कर सकती है पार्लियामेंट बैक डेट में, या कभी भी कर सकती है? नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। पार्लियामेंट तो पर्पसेस में आजाद है, वो जब भी चाहे इसको कर देगी अनडू। लेकिन अब अगर अपनी ग्राउंड तो सेनेट में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है, तो क्योंकि आईनी तरमीम होगी, सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, तो कौमी असेंबली में तो चले वो किसी तरह इसको बुलडोज कर देंगे। सेनेट में पास होना जो है, अनलेस वो कोई जिस तरह के कार्रवाई उन्होंने पहले डाली थी सियासी पार्टी के नायल शख्स का सियासी पार्टी के लीडर बनने के लिए जो अमेंडमेंट थी, उस तरह की कोई ये मैकेनिज्म ना इख्तियार करे, तो सेनेट में पास होना फिर मुझे जरा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ओके रमेश साहब, तो सेनेट में जाके बात फंस सकती है अगर जिस तरीके से एक्सप्लेन करेगी सुप्रीम कोर्ट की जी ताहयात मियां साहब जो है नाअहल हो सकते हैं, नेशनल असेंबली से पास करवाया जा सकता है, कानून में पास करवाया जा सकता है, जिसमें मियां साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको अनडू भी किया जा सकता है। एग्जांपल्स भी दे दिए बैरिस्टर साहब ने। व्हाट विल यू डू इन द सेनेट जी?
राणा साहब, मैं तो इतना अभी डिस्कशन हुआ है, मैं इस डिस्कशन को, मैं तो समझता हूँ इस डिस्कशन की इस वक्त इस वजह से वैल्यू नहीं है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस हुआ 62 63 सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि गलत है सारी, ये PMLN नहीं, और ज़्यादातर इसके लिए इनिशिएटिव भी पीपल्स पार्टी ने लिया था कि ये करें, मगर PMLN नहीं कर रही थी कि नहीं ये होना चाहिए और हम ऐसी अमेंडमेंट नहीं करते। मगर जब मियाँ साहब क्वालिफिकेशन का फैसला आया तब भी ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल के ऊपर या लोगों के अंदर ये था कि मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर है और ये जॉइंट सेशन में ये अमेंडमेंट कराएंगे, मगर हमने उस वक्त भी ये था कि हम कोई ऐसी अमेंडमेंट आईनी नहीं कराएंगे क्योंकि इसी हालत में इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद अगर मैंडेट दोबारा मिलता है तो फिर ये उसी 62 63 की बात करेंगे। तो इस असेंबली से कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे जो भी हो, मगर फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का कि अभी बैक डेट में या ऐसी की डेट में, कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त ये चीज क्लियर है कि जो असेंबली है, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी। रही बात आज अगर इन चीजों को, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया है, ये एक मियाँ साहब की 18 और केसेस थे इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन की तरफ चलते हैं अभी, पहले सारे जितने भी लोग थे उनकी एक साथी कि भाई ये इस तरीके से इसकी ताहयात जो नाहली हो रही है डिग्री केस में या गलत स्टेटमेंट के ऊपर 62F में जिसको आप नाइल करार देते हैं उसका टाइम फ्रेम, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरप्ट करने के लिए तशरीह कर सकती है कि ये सही है या गलत है, मगर उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपनी तशरीह करके दोबारा पार्लियामेंट को भेज सकती है कि इसमें हमारे लिहाज से एज ए कानूनदान ये चीज़ हमें सही लगती है, और फिर पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि मगर पार्लियामेंट करती है नहीं करती। मगर वो पार्लियामेंट भी, ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन आ जाए, कि इसका टाइम फ्रेम यही असेंबली करे, मगर आप ये जहन में रखें कि मियाँ साहब अपने लिए कोई ऐसी असेंबली से ऐसी कोई चीज़ नहीं करा रहा है कि जिसकी वजह से कि असेंबली को कहे कि ये आप ये मियाँ साहब ने डिसाइड कर लिया है कि नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन के बाद न्यू मैंडेट के साथ 2/3 मेजॉरिटी दोबारा हमारी होगी, और उसके बाद ही जो है वो ऐसी कोई आईनी तरामीम होगी, बाकी उसके अलावा। व्हाट यू आर सेइंग इज डॉक्टर साहब कि अभी जो है इस किस्म की लानी भी पड़े तो इस पार्लियामेंट से इस किस्म की कोई आप यहाँ पे चेंजेस नहीं लेके आएंगे, नई पार्लियामेंट से करवाएंगे, आप ये कह रहे हैं? आप नई पार्लियामेंट से हो सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अभी डायरेक्शन आती है या नहीं आती है। इसीलिए सारा जोर जो है वो सेनेट के इलेक्शंस पे दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है फोकस करके बैठी हुई सेनेट के इलेक्शंस को, ताकि वहां पे उनकी मेजॉरिटी। फोकस की बात नहीं है, बात यह है कि PMLN के जो है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, उस वोट बैंक के तहत जो है वो उनकी एक ज़रूर सोच है कि इतनी हमारी सीटें निकलनी चाहिए, मगर सेनेट जो है वो सीक्रेट बैलेट के तहत होता है, उसके अंदर क्या गेम्स होती हैं। आप हमारे पुराने दोस्त हैं, 2002 से हम इकट्ठे हैं, उसी टाइम से हम सेनेट देख रहे हैं, उसी टाइम से सेनेट देख रहे हैं, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे KPK हो, ठीक है, चाहे सिंध हो, हर जगह पे क्या होता है, क्योंकि ये जो सिस्टम आता है सेनेट का, और दुनिया में तो ऐसे भी सेनेट होती हैं जहाँ पे वो थ्रू इलेक्शन होती है, मगर ये जो इस तरीके से वोट देके जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वही उनको वोट देते हैं। सेनेट का पुराना सिस्टम आपको सारा पता है। और जब हुकूमतें जाने वाली होती हैं, क्योंकि 2 मरतबा असेंबली को एक जो है वो सेनेट की जो इलेक्शन करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे वैसे भी ये माहौल ऐसा बन जाता है, तो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं चीज़ें, मगर ज़्यादातर लोग अपनी पार्टी के साथ लायल होते हैं। इस वजह से जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन से 100%, मगर 80-85% उसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आती है। मगर उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट जो है वो अप्रोच और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अपनी उसके ऊपर मेहनत करे, प्रोग्रामिंग करे, उसके उल्टी बनाए कि किस तरीके से मेरा। नादिर गबोल साहब, ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं है, कि जो भी इंटरप्रिटेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की उसको कैसे अनडू किया जा सकता है, बैक डेट में किया जा सकता है। बैरिस्टर साहब इज़ वेरी ओपन अबाउट इट, उन्होंने बड़ा एग्जांपल्स भी दे दिए, बड़े क्लैरिफाई भी कर दी बात। बरतानिया की पार्लियामेंट का भी एग्जांपल दे दिया उन्होंने, वहाँ पे भी हो चुका है सब कुछ ये।
सो आपके ख्याल में सेनेट में अगर इस दौर में नहीं होता, इस दौर में, तो अगले दौर में क्या ये अंडू हो सकेगा? क्योंकि उस वक्त में जो है वो डिफरेंट होगी। इस वक्त जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है सेनेट के अंदर, दैट कैन चेंज। और मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश करेगी कि मेजॉरिटी अटेन कर ले सेनेट के अंदर। तो उस वक्त क्या पॉसिबल होगा या क्या, कैसे वर्कआउट होगी चीज़ें? हाउ डू यू सी दिस? जी राना साहब ये बात तो क्लियर, नवाज शरीफ साहब इज़ सर्टिफाइड करप्ट। अब 1-2 साल के लिए ना, वो ताहत उनके ऊपर एक मोहर लग चुकी है। अब उसको अंडू तो कर नहीं सकते, बिकॉज वंस यू आर प्रूवन टू बी करप्ट, but the parliament can do it. The parliament can do it. Parliament cannot be used for a person. हमारे पास एग्जांपल्स है ना, जब पार्टी का हेड बनना था उस वक्त भी वो एग्जांपल है। जैसे बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि उस वक्त भी तो उन्होंने की उसमें थोड़ी सी मैं आपको ये चीज़ आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ख्वाब जितने भी ये लोग देख लें, सेनेट में इनकी मेजॉरिटी नहीं आने वाली है और ना इनकी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी आने वाली है। बलूचिस्तान में हुआ है, ये तो बिल्कुल परेशान हो गए ना, इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था उस चीज़ के लिए। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट थी एक सूबे में, आपने सनाउल्लाह ज़हरी को बिल्कुल बाख्तियार किया था, आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचा, 8-8 करोड़ रुपए फी MPA गारंटी किया उसने कि भाई आप खुदा के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट ना करें, आपको 8-8 करोड़ मिलेंगे। उसके बावजूद बलूचिस्तान के मेंबर्स ने इसको रिजेक्ट। कहाँ से इसका सेनेट में मेजॉरिटी आएगा? मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा दोबारा चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। बिकॉज जो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर है नए बलूचिस्तान के, उन्होंने आके दिखाया कॉन्फिडेंस इन जरदारी साहब, और सिंध में तो हमारी है ही ऑलरेडी। तो फिर आई एम प्रिटी श्योर दैट पीपल्स पार्टी विल बी नंबर 1 सेनेट वंस अगेन। तो और अगर खुदा ना खास्ता 0.01% चांस है कि किसी तरह से ऐसा सिचुएशन बन भी जाता है कि ये लोग डायरेक्ट कर सकते हैं सेनेट के अंदर, इनके पास अगर इतनी सीटें बन जाती है, तो आई डू नॉट थिंक any democratic party will support Nawaz Sharif in undoing the constitution, only because we need to set a precedent that the parliament cannot be used for one person's favor. दुनिया में जो भी हुआ, that has been happening, Nadir, that has happened recently. गलत हुआ होगा, इंग्लैंड में हुआ होगा, जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड में हुआ, अभी मगर हमें they pulled a fast one, you know, ये जो पार्टी के हेड की जो बात थी उसमें they did pull a fast one and it worked. बिल्कुल, उसको हम लोग ने अपोज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोज किया और भी अपोजिशन पार्टीज ने, बट नेशनल असेंबली में क्योंकि इनके पास थी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी थी इनके पास, 2/3 नहीं थी। फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे नीड टू हैव अ 2/3 मेजॉरिटी विच दे विल नेवर एवर हैव। मुझे तो लगता है इनकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं बनेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नेक्स्ट हुकूमत बनाएगी, इंक्लूडिंग चेयरमैन सेनेट। अब बैरिस्टर साहब नेक्स्ट एक थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दे एक और चीज़ भी। जहांगीर का केस जो है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। जहांगीर तरीन कहाँ खड़े हैं? जहांगीर तरीन कैन ही मेक अ कमबैक? इज ही गॉन फॉर अ 6 और व्हाट? बात यह है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो रियली इमटेरियल है। एज लॉन्ग एज कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है तो वो 62(1)(f तो उसी तरह ब्लॉक होगा। हाँ, जहांगीर तरीन का केस इस तरह नवाज शरीफ के केस से जरा मुख्तलिफ है कि उनकी अभी तक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन रिव्यू में आप देखें हम करते रहते हैं कि बहुत कम, चाहे 1% ही होता है, 2% के वो रिव्यू कोर्ट, क्योंकि वही जज साहिबान होते हैं, इवन वकील को भी चेंज करने की इजाजत नहीं होती, तो वो बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसे केस में कोर्ट अपनी फैसले को रिविजिट कर दे। अच्छा। अब एक बात डॉक्टर रमेश साहब ने फरमाई, उसकी जरा मैं करेक्शन कर दूं कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी ना किसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो खुद ही कर देगी और वो फैसला इमीडिएटली नाफिज अमल होगा। उसको पार्लियामेंट की तौसीक की जरूरत नहीं है, उसको पार्लियामेंट भिजवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की राय नहीं दे रही, तजवीज भी दे रही। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, आईन के एक प्रोविजन को तशरीह कर रही है, और यही काम सुप्रीम कोर्ट का है कि कानून की तशरीह करना, तो उसको के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। मैंने भी ये कहा। नहीं, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसको वापस भेजा जा सकता है। नहीं, अगर आईनी अमेंडमेंट के लिए कहा गया कि इसके अंदर ये तशरीह, इसी को ही तशरीह कर देते हैं तो ठीक है, मगर अगर इसके अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए इस किस्म की,
ऐसी कोई वर्डिक्ट आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी करेगी। लेकिन बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो एग्जिस्टिंग कानून जो है उसकी तशरीह कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कानून की बिल्कुल तशरीह कर रही है, मगर अगर उसके अंदर वो कहती है, अगर एग्जिस्टिंग कानून की तशरीह कर मतलब हम डाउटफुल हैं, अभी तक डाउटफुल हैं कि ये चीज़ फिर हम ये बार 2 साल से ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि भाई 62(1) है और 63 की अमेंडमेंट होनी चाहिए। क्यों हो रही थी बात? ये इस वजह पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि ये चीज़ जो बनी हुई है इसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है। राणा साहब, ये बात तो अभी पुरानी हो गई है। अभी तो इन लोग को ये डर लगा हुआ है कि अभी ये कन्विक्ट हो जाएंगे और जेल जाएंगे और इनको शायद फांसी भी हो जाए। इनको ये फांसी के फंदे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसको प्राइम मिनिस्टर दोबारा मुझे नहीं लगता इसको बनना है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो नैब की इंक्वायरी चल रही है जिसका रिपोर्ट अभी आने वाला है और बात है और उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दूसरी चीज है। पर्सनली मैं भी 63 का इतना कोई एडवोकेट नहीं हूँ। इतनी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि अभी तक कोई आला दुनिया की किसी अदालत के पास नहीं हो कि किसी के तकवा, ईमान और किसी के ऐसा जांचे कि जो सारी उम्र बड़े गुनाहों से दूर रहा हो। लेकिन एज लॉन्ग एज वो हमारे आइन की किताब में मौजूद है। आप देखें ना, डॉक्टर रमेश पीपल पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था 2010 में इसको हटाने का या अमेंडमेंट करने का, तो नवाज शरीफ ही था। ये फजलुर रहमान, नवाज शरीफ यही थे कि राह में रोड़े अटका रहे थे। पीपल पार्टी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उन्होंने उस वक्त सियासत की और अभी वो इसी के ये उनके गले पड़ गया। और नवाज शरीफ का ये हिस्ट्री रही है। आपको याद हो 1997 में एंटी टेररिज्म लॉज अमेंड किए थे जिसमें फौजी अदालतें थी और वो ही डायरेक्ट कन्विक्ट कर सकती थी और अपील भी नहीं थी। और एमपीएम के गालिबन 2 लोग कन्विक्ट, फांसी भी हो गई। फिर मैरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गैर आईनी है और इस अपील का हक होना चाहिए। शुक्र करें नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। बाद में मुशर्रफ ने उसी लॉ के अंदर हाईजैकिंग में नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया। अगर अपील का हक ना होता तो वो तो फांसी चढ़ जाते। तो ये चीजें जो है एज लॉन्ग एज अगर कानून की किताबें मौजूद हैं तो उसका इतला कोर्ट इंटरप्रेट भी करेगी। अब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और ऐसी चीजों पे जो आइन और कानून की बातें उस पर सियासत ना करें, लॉन्ग विजन रखें उसके ऊपर। लेकिन बैरिस्टर साहब, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए ना, एक लीडर है, एक पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसका लीडर है मियां नवाज शरीफ। तो उसके जो लोग बैठे हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के नेशनल में या सेनेट में बैठे हुए हैं, वो कैसे, हाउ कैन दे लेट इट गो, यू नो, they can't let go all these things और अपने लीडर को वो सेव ना करें। It's very natural, it's very there's no rocket science in it, they will try to help him out। इनका क्लियर रास्ता है आइन में कि वो इसको बैठ के अगर इसको, और वो नवाज शरीफ की हद तक बात नहीं है। देखें, अभी गबोल साहब ने फरमाया कि वो कोई एक करप्ट आदमी को या नहीं, उसकी बात नहीं है। अगर वो टाइम फ्रेम दे देते हैं, अगर टाइम फ्रेम पार्लियामेंट कर देती है तो वो जाएंगे, उतनी अप्लाई होगी जितनी नवाज शरीफ पे अप्लाई हो रही है। टाइम फ्रेम की अगर बात की गई तो अमेंडमेंट जो है फिर अमेंडमेंट होगी। टाइम फ्रेम की अगर आइन में अमेंडमेंट होगी इसके लिए। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा आपको पहले, यही मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी तशरीह करके कि तशरीह क्या होगी, इसकी तशरीह ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ ताहयात भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा असेंबली इसके ऊपर अमेंडमेंट, इसके ऊपर जो है वो देखे, इसको कंसीडर करे, जिसके अंदर टाइम फ्रेम फिक्स करे कि इसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए। ये तशरीह ये करेगी। जब ये कहेगी तो फिर दोबारा जो है वो असेंबली इसके ऊपर कानून लेकिन तशरीह ये भी तो हो सकती है ना कि ये चूंकि क्वालिफिकेशन का मामला है इसलिए ये लाइफ, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, हाँ ये कह सकती है, नहीं है तो वो लाइफ लॉन्ग सादे कमी नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि 2 साल के लिए तो बंदा ये कह सकती है तकवादार है और बाद में नहीं है। हाँ, ये आपने जजमेंट 3-2 होता तो फिर भी समझ में आता। 5-0 जजमेंट था, मुझे पर कुछ चेंजिंग आने वाली है। मजरूर साहब, इसमें ये हो सकता है अगर वो कहे कि बिल्कुल ये इस तरीके की इसकी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है और इस वजह से ये ताहयात है, तो फिर नहीं होगी, फिर अमेंडमेंट, फिर एक तशरीह आ जाएगी, फिर वो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पार्लियामेंट आती है, वो क्या करती है, करने के लिए पार्लियामेंट बैठ के लेजिस्लेट कर सकती है। पार्लियामेंट 61F को अमेंड करके उसमें टाइम फ्रेम बता सकती है। और अगर रिट्रोस्पेक्टिव करेगी तो नवाज शरीफ, जहांगीर करीम दोनों को फायदा होगा उससे। अच्छा, नहीं, ये लास्ट सेंटेंस जरा रिपीट करेंगे बैरिस्टर साहब, क्या बोला आपने? अगर तशरीह हो जाती है, इंटरप्रेट ये करती है कोर्ट कि ये लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि अब आइन की लैंग्वेज है, उससे तो यही लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि क्वालिफिकेशन का मामला है जी। तो उसको अनडू करने के लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट कर देती है और कोई टाइम फ्रेम
62(1)(f को खत्म नहीं करती, सिर्फ 2 साल या 3 साल या 5 साल का या एक टर्म का टाइम फ्रेम ही डिटरमिन कर देती है, और वो भी उस डेट से 28 जुलाई से जब नवाज शरीफ की को कोर्ट ने नायल किया था, तो उसका फायदा फिर नेचुरली नवाज शरीफ को भी होगा, जहांगीर तरीन को भी होगा, और दोनों को तो फायदा होगा मगर मुल्क को नुकसान होगा। बैरिस्टर साहब एक और चीज़ समझाइएगा, उसमें मैं फिर डॉक्टर साहब की भी इनपुट चाहूँगा, नादिर की भी चाहूँगा। ये अगर चीज़ें जो है इसका फ़ायदा जो है अगर अमेंडमेंट आती है तो इसका जहांगीर तरीन को भी पहुँचेगा, दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग राइट? तो क्योंकि दोनों को पहुँचेगा, या जितने भी केसेस इस तरह के होंगे उन सबको फ़ायदा पहुँचेगा। 18 केसेज है, 19 केसेज है, 50 केसेज है, सबको फ़ायदा पहुँचेगा अगर अमेंडमेंट आती है। सो आपने कहा इसका कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ द इशू इज़ कि सेनेट पे जाके ये बात फंस सकती है कि सेनेट के इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। अब वो इस असेंबली से डॉक्टर साहब कहते हैं, पता नहीं डॉक्टर साहब अब यहाँ पे सियासत कर रहे हैं या वाकई से कह रहे हैं कि इस असेंबली से नहीं होगा, अगली असेंबली से करवाने की कोशिश, अगर लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन द कोर्ट। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जहांगीर तरीन कहाँ पे खड़े हैं? जहांगीर तरीन का अभी क्या वहाँ पे क्या हो सकता है? वेयर डज ही स्टैंड? इस वक्त तो डिस्क्वालीफाइड है। नहीं वो तो ठीक है जी, मतलब नवाज शरीफ से एक स्टेप पीछे खड़े हैं। नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइनलिटी इख्तियार, उसकी रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस हो चुकी है, और जहांगीर तरीन का सिर्फ एक ही है, एक हल्की सी आस है, एक आसरा है कि रिव्यू पिटिशन पेंडिंग। लेकिन जहांगीर देखिए, आपने खुद कहा बैरिस्टर साहब कि रिव्यू पिटिशन में एक या 2% चांसेस होते हैं। आप भी लीगली बहुत साउंड है, 1 या 2% चांसेस होते हैं उसमें। नहीं 1% रिव्यू में 1%, मगर जहांगीर का जो केस वो बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर जो रिमार्क्स है मियाँ साहब के केस के अंदर, वो रिमार्क्स वो नहीं है, सिर्फ अकामे की बात की गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं समझता हूं कि कोई उनको ऐसे होना भी चाहिए, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब मैं इतनी ज्यादा तो बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं तो फैक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा ना केस की, मैं तो कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी जी। 1% चांस है, बस 1% के डिफरेंस है। अगर वो एक कदम पर है नवाज शरीफ, तो वो एक आधा कदम पीछे है, पर अदरवाइज जो है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। ये फर्क है। Exactly. अभी तो पूरी कैबिनेट इसकी आएगी, ख्वाजा आसिफ, आप देखें आस्ते आस्ते सब इसको ज्वाइन करेंगे नवाज शरीफ को। किसको ज्वाइन? अच्छा, क्या मतलब? मैं नहीं समझा नादिर। मतलब सारे डिस्क्वालीफाई होंगे ना अभी नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी जो क्यों जी डॉक्टर साहब हैं ऐसे ही है। नादिर जो कह रहे हैं ऐसे ही है। नादिर अब हमारा भतीजा है, उसको क्या बोलूं, नबील हमारा भाई हमारे साथ रहा है। बात सिंपल में ये है कि मैं तो डर्टी पॉलिटिक्स में, देखो आपको पता है कि कम ही ऐसी बात करता हूँ, मगर चीज़ तो ये है कि नीट और क्लीन जो है वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे जो मसूद ने जो बात की, ऐसा है नहीं है। बात की कि सियासत जो है, वैसे सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है। एज ए कहने में अच्छी बातें लगती है, लेकिन है ऐसा नहीं। ह्यूमन बींग, आज मैं लिख रहा था, मैं ये देख रहा था 65 से पहले अगर अमेरिका की अगर हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो अमेरिका कैसे सुपर पावर था। 16th जो प्रेसिडेंट जो बने थे अब्राहम लिंकन, उसने किस तरीके से जदोजहद की, किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमैनिटी का तस्वर जो है वो एक लेके आए, किस तरीके से आज़ादी ली, ये काले ये ख़त्म कर दिया। मगर हम आज भी अपने मुल्क के अंदर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पुलिस हो, जो कल्चर है विक्टिम वाला, अदब, और दूसरी जगह पे भी सियासत होती है। और आज अगर एक जमहूरी सिस्टम चलता है तो कम से कम जमहूरी सिस्टम चलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आए तो गवर्नमेंट का बिल है, उसको सपोर्ट पोजीशन का बिल है। प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर जो है लोग जिस तरीके से मेहनत करके आते हैं, उन चीज़ों को जो मैं समझता हूं कि आदमी को असेंबली के अंदर आके फिर उन इश्यूज के ऊपर एज ए ह्यूमन बीइंग डील करना चाहिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी डील नहीं करना चाहिए। राणा साहब, इसमें मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं भी 10 साल से पढ़ाई वगैरह मैंने की है। फ़र्क ये है कि अमेरिकन जो होता है वो पेट्रियोटिक होता है, अपने मुल्क से प्यार करता है। वो यहाँ पे उल्टा हिसाब है। कौन जाग पंजाब जाग के नारे से, मतलब हमारे भाई डॉक्टर साहब तो सिंधी है, मगर किसी से ये बात छुपी भी नहीं है कि नवाज शरीफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ
पे चलती है, उसी ने ये नारा लगाया था जाग पंजाबी जाग, और यही सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है, बिकॉज अलॉन्ग एथनिक लाइंस आपने डिवाइड किया हुआ है। नेपोटिज्म का आप हद देखें, जितना आपका कैबिनेट है नून लीग का, वो सारे आपके करीबी सारे रिश्तेदार हैं आपके, ठीक है। अपनी बेटी को आप पावर में लाने के लिए आप मतलब हर एक्सट्रीम पे जाने को तैयार है। ये पिक एंड चूज हर पॉलिटिकल पार्टी में चलता है, जो गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे नहीं लगता है, जिस वजह से राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे। वैसे आई एग्री विद डॉक्टर साहब इज राइट। हाँ, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। और मेरे जैसे पेट्रियट जो ऐसे इंटेलेक्चुअल में भी इन चीजों की तकलीफ होती है। हम खुद बात भी करते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं तो एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मेरे तो सारी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे लिंक है। मैं तो जहाँ जहाँ गलती होती है, मगर सारी उंगलियां भी बराबर नहीं है, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये फॉल्ट है। आपने देखा जो नया पाकिस्तान की बात, जो हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी, आपने हिंदू कम्युनिटी का जिक्र किया, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है। हमारे चेयरमैन बिलावल होली आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मगर आपकी जो मिनिस्टर है ये मरियम साहिबा जो है, पिछले दिनों उसने क्या बोला था कि यहूदी और हिंदू लॉबी इमरान खान को सपोर्ट करिए। यार, आप सियासत के अंदर आपकी मिनिस्टर है मरियम, उसका मैंने सुना है मैंने एक्शन लिया, यहूदी और हिंदू बात की, मैंने एक्शन लिया, पीपल्स पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है। बिलावल हर होली हर दिवाली चेयरमैन बिलावल साहब हिंदुओं के साथ मनाते हैं। ये फर्क है दोनों पार्टी में। मियां साहब भी आए हैं, आज हम भी बैठे हुए हैं, मेरे जैसे लोग चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के उधर बैठे हुए। अगर ये चीजें मोहब्बतें नहीं होती, आप बोले ना कि उसने क्यों हिंदू वाली बात की आपकी मिनिस्टर ने। ये नहीं है, ऐसे देखो पूरे सिंध को हिंदू कम्युनिटी के नाम पे शराब का कारोबार करके पूरे सिंध को शराबी बना दिया है। पीपल्स पार्टी ने बनाया। वाइन शॉप है पंजाब के अंदर, 150 वाइन शॉप है सिंध के अंदर। तो कहीं पे कौन सी खराबी है, कहीं पे कौन सी खराबी है। इस वजह से मैं समझता हूं हमें सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान प्रोविंस वाइज डिवाइड नहीं करना चाहिए। हमें एज ए पाकिस्तानी डील करना चाहिए। मुझे जब ये ज़ैनब की बात की जाती है कि पंजाब के अंदर, आसमां के अंदर, दिलीप मिट्टी के अंदर, में वो चीज नहीं बात करता हूं। बात सिर्फ ये होती है कि ये पाकिस्तान में वाकया हुआ है, हमें पाकिस्तानी बन के आप। डॉक्टर साहब की अप्रोच इज वेरी पॉजिटिव दी, आई मस्ट एग्री विद दिस वन। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नादिर आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाते चीज कहना चाहूँगा कि जो बैरिस्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ मियाँ साहब का केस हो या जो दूसरे केसेस है वो हो या जहांगीर तरीन का केस हो, वो सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करेगी, बताएगी कि लॉ है क्या। उसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे बैक डेट में उसको अनडू कर सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।